यूनिट थर्ड है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले बेटा डेटा क्या होता है? इज डेटा डेटा होता है बेटा रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। रो फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब जो भी आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे आपका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, हाइट, वेट, सेंसर से कलेक्टेड डेटा, इमेजेस, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या है? डेटा। ठीक है। सो डेटा a collection of facts, that is number, words, measurements, observations, that has been translated into a computer। तो वो क्या है? डेटा है। जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो डेटा और इंफॉर्मेशन लगभग एक ही चीज़ है। लेकिन अगर कंप्यूटर की बात करें हम तो डेटा और इंफॉर्मेशन दो अलग अलग। डेटा को स्टोर करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, अपनी क्लास का डेटा स्टोर कर दिया किसी एक्सेल फाइल में। ठीक है। क्या क्या स्टोर कर दिया? आपका नाम, रोल नंबर, आपके मार्क्स, ये भी आपके अटेंडेंस। ठीक है। अब आप पूछ रहे हो कि हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे के आए। ठीक है। तो आपने क्या किया, एक्सेल फाइल को छोड़ किया या फिर वहां पे मैक्स फंक्शन आपने लगाया और आपको पता लग गया कि ABC कोई बच्चा है और उसके मैक्सिमम मार्क्स आए, सबसे ज्यादा मार्क्स उस बच्चे के। तो ये जो आपको पता लगा कि किस बच्चे को सबसे ज्यादा मार्क्स, दैट इज इंफॉर्मेशन। तो कंप्लीट क्लास का रिकॉर्ड आपने मेंटेन कर रखा है। ये होता है तो बेटा। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको एक मोबाइल खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, आप क्या करते हो? आपको एक मोबाइल खरीदना है, पहले आप देखते हो कि आपकी रेंज क्या है, मान लो 20,000 का खरीदना है। फिर आप सर्च करो कि 20,000 में कौन सी मोबाइल है। फिर आप उनके स्पेसिफिकेशन कंपेयर करते हो, कंपनीज कंपेयर करते हो, डिस्काउंट कंपेयर करते हो। ये जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये क्या है? ये डेटा है जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा मोबाइल। ये तो थी हमारी डे टू डे एक्टिविटी। अगर कंपनीज की बात करें तो कंपनी सर्वेज करती हैं, फीडबैक लेती हैं। ठीक है। उसके बिहाफ पे अपने प्रोडक्ट की। उसके अलावा डायनेमिक प्राइसिंग का जैसे कंसेप्ट है, रेलवे है या एयरलाइंस है, जैसे छुट्टियों में देखो कि आपको नए नए पैकेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप यहाँ घूम के आ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। फिर आप कैब्स बुक करते हैं, रश ज्यादा रहता है, कैब के प्राइजेस आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। जहाँ जिस टाइम पे आपको कम रश है या फिर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, उस टाइम पे आपको कैब के प्राइजेस कम मिलते हैं। फिर डायनेमिक प्राइसिंग भी किसके हिसाब से? डेटा के हिसाब से। अगर वो डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं। फिर हम बात करते हैं जैसे AI की या मशीन लर्निंग की, तो वो भी आपकी बिना डेटा के पॉसिबल नहीं है। AI जैसे हम रोबोट्स की बात करते हैं तो रोबोट्स भी काम कैसे करेंगे, उसको सिखाना पड़ेगा। और सिखाते कैसे? विद द हेल्प ऑफ डेटा, दैट इज मशीन लर्निंग। तो ये तो था बेटा कि डेटा क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट। इसके बाद है टाइप्स ऑफ डेटा। तो ब्रॉडली अगर क्लासिफाई किया जाए तो डेटा को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। पहला है आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जिसको आप वेल डिफाइंड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करके आप स्टोर कर रहे हो, दैट इज स्ट्रक्चर्ड। तो डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड encoded in a well defined format is called structured data is usually stored in computer in a tabular format where each column represent different data for a particular called attribute or pattern, and each row represent data observation for different attribute। क्या कह रहा है कि जनरली वो डेटा जो हम कंप्यूटर में टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं
पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ऑर्गेनाइज तरीके से, वो डाटा क्या कहलाता है आपका, स्ट्रक्चर डाटा। सेकंड टाइप है बेटा आपके पास, जैसे न्यूज़पेपर को देख लो आप, ठीक है, कोई आर्टिकल्स देखो आप, या फिर आपको कंप्यूटर पे आपकी इमेजेस स्टोर्ड है, या फिर आपने गाने स्टोर कर रखे हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। उनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। जैसे न्यूज़पेपर देखो आप, फर्स्ट पेज पे आज मान लो 5 आपकी इमेजेस हैं, तो 7 न्यूज आर्टिकल, मे भी कल आपको 15 न्यूज आर्टिकल्स मिले और 2 इमेजेस मिले। ये तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, कोई साइज स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि इसी साइज की इमेजेस होंगी, इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपका न्यूज़पेपर हो जाएगा, लेकिन डाटा तो बहुत सारा है उसके अंदर। तो ये होता है बेटा आपका अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। इसके बाद है कि डाटा को आप स्टोर कैसे कर सकते हैं। पहले की बात की जाए तो सबसे पहले नाम भी सुना होगा, बही खाते होते हैं, है ना, यानी कि मैनुअल डाटा एंट्री हो, रजिस्टर्स में, नोटबुक्स में हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, आज भी करते हैं। जैसे कुछ अभी एग्जांपल लिया है आपका अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है, आपके क्लास टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन ना। जैसा कि एग्जांपल में कहा है कि मान लो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और 26 वर्किंग डेज थे मंथ, तो कितना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ा एक टीचर को, 50 इंटू 26 रिकॉर्ड्स आपके टीचर को मेंटेन करने पड़े विद इन ए मंथ। अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया जाए, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, या फिर वर्किंग डेज को काफी ज्यादा कर दिया जाए, तो इस डेटा को मैनेज करना काफी मुश्किल काम है, ठीक है। जैसे किसी कंपनी की बात कर लो आप, ठीक है, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात करो जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो वहाँ पे आप देखो कि मैनुअल अटेंडेंस सिस्टम है, वहाँ ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम आपको मिलेंगे, मे बी पंचिंग कार्ड मिलेंगे, मे बी आपका बायोमेट्रिक मिलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप मैनुअल डाटा एंट्री करते हैं तो उसको प्रोसेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले क्या होता था, डाटा आपका मैनुअली स्टोर होता था। प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या लेते हैं, फाइल सिस्टम लेते हैं। फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम होता है जिसमें फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। फाइल में भी आपकी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है आपकी, मे बी इमेज हो सकती है आपकी, मे बी सीएसवी फाइल हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल आती है। फाइल क्या है, फाइल इज बेसिकली कंटेनर टू स्टोर इट, डाटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर है। और फाइल सिस्टम के साथ भी कुछ दिक्कत है, उसके एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज की अगर बात करें तो ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा को आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है कंपैरेटिवली मैनुअल डाटा, स्टोर करना आसान है, फास्ट है। लिमिटेशंस की बात करें तो डिफिकल्टी इन एक्सेस, एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, हर एक फाइल टाइप को ओपन करने के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत है। आपको गाना यानी कि ऑडियो फाइल है तो उसके लिए आप ऑडियो प्लेयर्स चाहिए, मीडिया प्लेयर्स चाहिए वीडियो फाइल प्ले करने के लिए, एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए कोई ऑफिस ऐप चाहिए आपको या ऑफिस सॉफ्टवेयर चाहिए आपको। तो हर एक फाइल टाइप के साथ में एक एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर भी आपको चाहिए। सॉफ्टवेयर बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो इसलिए डिफिकल्टी इन एक्सेस, डाटा रिडंडेंसी एंड डाटा, क्या होता है कि मैनुअल डाटा एंट्री का हो चाहे आप फाइल सिस्टम का हो, दोनों में ही डाटा डुप्लीकेसी के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि सेम डाटा बार बार गलती से होता है एंटर होता है, दैट इज डाटा रिडंडेंसी। और जब डाटा रिडंडेंसी आ जाती है, डाटा डुप्लीकेसी जब हो जाती है, तो उसकी वजह से क्रिएट होती है डाटा इनकंसिस्टेंसी, यानी कि जब आप डुप्लीकेट डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं तो जो रिजल्ट है आपका वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी कि प्रोसेसिंग में जो आउटपुट आपको मिलेगा ऑब्वियसली वो क्या मिलेगा, गलत।
ठीक है। फिर आपके पास डेटा डिपेंडेंस। डेटा डिपेंडेंस का मतलब कि जो डेटा है आपका वो उस फाइल फॉर्मेट पे डिपेंडेंट है, यानी कि अगर आप उस फॉर्मेट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो आप उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है। देखो, एक्सेल की फाइल है, जैसी होती है वैसी ही बनेगी। आप उसके फॉर्मेट को कुछ चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आप उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर देते हो किसी से, वैसे तो कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर कर भी दिया किसी तरीके से तो फिर वो फिर फाइल आपकी ओपन होगी नहीं, और फाइल ओपन नहीं होगी तो फिर फायदा क्या हुआ। ठीक है। दैट इज डेटा कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग। कंट्रोल डेटा शेयरिंग का मतलब है कि आप क्या नहीं कर सकते, लेवल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो डेटा विजुअलाइजेशन को। जैसे फेसबुक का एग्जांपल ले लो या बैंक का एग्जांपल ले लो। आपने नेट बैंकिंग ओपन की, आप बैंक अकाउंट की डिटेल दिखाई देगी, सिर्फ आपके बैंक अकाउंट की डिटेल। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस में स्टोर है, वहाँ इस तरीके से मैनेज किया गया है कि किसी और का ना दिखाई दे, आपको सिर्फ आपका दिखाई दे। ऐसे फेसबुक लगा लो या गूगल लगा लो। जो बैंक में एम्प्लॉइज हैं, जो क्लर्क्स हैं, वो काफी सारे लोगों की, यानी कि लगभग सबकी डिटेल्स देख सकते हैं। मॉडिफिकेशन भी आपसे ज्यादा कर सकते हैं। मैनेजर की बात करें तो और ज्यादा मॉडिफिकेशन की जा सकती है उन लेवल पे। तो इस तरीके से क्या है, लेवलिंग है। लेकिन फाइल सिस्टम में ये चीज पॉसिबल नहीं है। वहां तो या तो आप कंप्लीट डेटा देख सकते हो या फिर कंप्लीट डेटा नहीं देख, कोई कंडीशन। तो ये कुछ क्या है, लिमिटेशन है फाइल। इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया डेटाबेस। तो डेटाबेस भी एक तरीके से फाइल सिस्टम जैसा ही है। डिफरेंस क्या है कि इसमें जो लिमिटेशन फाइल सिस्टम में थी वो नहीं है। ये एडवांस लेवल आप इस तरीके से कह सकते हैं। और दूसरी चीज, फाइल सिस्टम इज बेटर फॉर ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा डेटा है, काफी ज्यादा डेटा है और उसको मैनेज करना है, स्टोर करना है, सिस्टम इज नॉट ए फिजिबल। वहाँ हम क्या यूज करेंगे, डेटाबेस यूज करेंगे। ठीक है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा typically stored electronically in a computer system. डेटाबेस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन इसका स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का या फिर डेटा का, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम पे, और कंट्रोल किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है किसकी हेल्प से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से, डीबीएमएस की हेल्प से। और यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी यूनिट डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो व्हाट इज डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है बेटा, जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्या था? कलेक्शन का, स्ट्रक्चर्ड डेटा का या फिर इंफॉर्मेशन। और आपको कलेक्ट करना है डेटा, स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, तो की हेल्प से करोगे आप, डीबीएमएस की हेल्प से करोगे। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, डेटाबेस को अपडेट करते हैं, डेटाबेस को मॉडिफाई करते हैं, या फिर डेटाबेस से डेटा एक्सेस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं डीबीएमएस के। सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स एंड कमर्शियल डीबीएमएस, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MongoDB। ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नेम्स हैं, एग्जांपल्स हैं। अलग अलग कंपनी के हैं, जैसे Oracle, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ठीक है, इस तरह। So the DBMS serves as an interface between the database and end user or application programs. So DBMS क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है किसके बीच में, डेटाबेस के बीच में और यूजर के बीच में या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच। जैसे बैंक अकाउंट की जब हम बात कर रहे थे, तो आपका अकाउंट डिटेल है वो स्टोर्ड है किसी कंप्यूटर। ठीक है, वो कंप्यूटर पे स्टोर्ड। अब आप उस कंप्यूटर तक नहीं गए,
ठीक है, आपने तो अपने फोन पे क्या किया है, नेट बैंकिंग को लॉगिन किया है और आपको वो डिटेल दिखाई दे रही है। वो किसकी हेल्प से हो रहा है? वो डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या कर रहा है, वहां से डाटा उठा के आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग वो एप्लीकेशन और डेटाबेस आपका उस कंप्यूटर पे स्टोर्ड है, और बीच में क्या वर्क कर रहा है आपका? डीबीएमएस वर्क कर रहा है एज एन इंटर। ठीक है, ये बेटा एग्जांपल है, जैसे अभी हमने लिया था स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का। जैसे स्कूल में हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करें फाइल सिस्टम में, उसमें क्या होगा, एक फाइल बनाओगे आप बड़ी सी, उसमें आप लिख दोगे स्टूडेंट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके पेरेंट्स का नाम, उसके पेरेंट्स का एड्रेस, उसके पेरेंट्स का फोन नंबर, इस तरीके से सारी चीजें वहाँ पे आप। अब मान लो एक बच्चा है क्लास 9th में, एक बच्चा है क्लास 7th। ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे का नाम एबीसी, बच्चे का पापा का नाम XY, दूसरे बच्चे का नाम लाया LMN जो भी है, और उसके पापा का नाम XYZ। तो देखो डाटा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो इंफॉर्मेशन हमें दोबारा दोबारा इंसर्ट करनी पड़ रही है, तो हमने कहा था ना डाटा रिडंडेंसी की जरूरत नहीं है दोबारा इंसर्ट करने की, अगर हमारे पास अगर डेटाबेस है। हमने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को मल्टीपल पार्ट्स में divide किया। 3 टेबल्स बना ली अलग अलग। एक टेबल बना दी स्टूडेंट के पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए, एक टेबल बना दी आपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए, और एक टेबल बना दी स्टूडेंट के अटेंडेंस। ठीक है, स्टूडेंट के पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन हमने डाली, पापा का नाम, गार्जियन का नाम, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस। तो साथ में उन्हें एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर दी। जैसे जब आप फेसबुक पे आईडी बनाते हो तो आपको एक यूजर आईडी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमने एक गार्जियन आईडी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको एडमिशन नंबर अलॉट किया जाता है, वैसे ही गार्जियन आईडी हमने बना दी। ठीक है, फिर हमने ली एक स्टूडेंट टेबल, यानी कि स्टूडेंट डिटेल टेबल। उसमें हमने डाला रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम। स्टूडेंट के पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन की जगह हमने क्या यूज कर ली, वो आईडी यूज कर ली, वो गार्जियन की आईडी। पूरा का पूरा डाटा हमें दोबारा से यहाँ इंसर्ट नहीं करना। जब भी हमें उसके पेरेंट्स की डिटेल चाहिए होगी, तो इस ये जो आईडी है आपकी स्टूडेंट, ये गार्जियन आईडी, इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से फैच कर लेंगे दूसरी टेबल से वो इंफॉर्मेशन। ऐसे ही जो अटेंडेंस टेबल है, उसमें हमने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सिर्फ रोल नंबर यूज किया है। जब भी हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो हम कैसे फैच कर सकते हैं, रोल नंबर की हेल्प से आप क्या कर लोगे, स्टूडेंट टेबल से इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। रोल नंबर है तो रोल नंबर से आपकी यहाँ से कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, और पेरेंट की चाहिए तो फिर यहाँ से। इस तरीके से डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है हिंदी डाटा। फिर है बेटा रिलेशनल डाटा मॉडल। तो रिलेशनल डाटा मॉडल से पहले व्हाट इज डाटा मॉडल? डाटा मॉडल क्या होता है? तो वो हम कहते हैं ना डेटाबेस। डेटाबेस में डाटा किसी तरीके से तो ऑर्गेनाइज करोगे, कोई फॉर्मेट तो उसका होगा। तो मल्टीपल डाटा मॉडल्स है हमारे पास। तो डाटा मॉडल ये बताता है डेटाबेस में डाटा किस तरीके से स्टोर किया जाए। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं, तो अलग अलग डाटा मॉडल भी है हमारे पास। सो ए डाटा मॉडल डिस्क्राइब डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, उसको डिस्क्राइब करता है, यानी कि कैसा स्ट्रक्चर होगा डेटाबेस का। इसमें क्या क्या आ जाता है कि डाटा को कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिलेशनशिप क्या होगी डाटा के बीच में, और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हम उस पर लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक डाटा मॉडल। हमारे पास कई सारे डाटा मॉडल है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल, डॉक्यूमेंट मॉडल, और हियरार्किकल डाटा मॉडल। ठीक है, हमारे सिलेबस में है रिलेशनल। तो रिलेशनल डाटा मॉडल है, इसमें जो आपका डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जो आपका कंप्लीट डाटा है उसको हम टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। हर एक टेबल
जो है आपकी, उसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। जितने भी कॉलम्स हैं, सभी कॉलम्स के नेम क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट, यानी कि सेम नेम से दो कॉलम आप नहीं बना सकते। इसके अलावा जो मल्टीपल टेबल्स थी, उन मल्टीपल टेबल्स तो इंटरलिंक कर सकते हो, उनके बीच में रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम मल्टीपल टेबल्स को लिंक कर सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। इन रिलेशनल मॉडल, tables are called relations that store data for different columns. रिलेशनल मॉडल में टेबल्स को हम कहते हैं रिलेशंस, यानी टेबल को ही रिलेशंस कहते हैं, और जो डेटा है वो डिफरेंट कॉलम्स में स्टोर। ईच टेबल कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स, हर एक टेबल में मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, वेयर ईच कॉलम नेम शुड बी यूनिक। हर एक कॉलम का नाम क्या होगा आपका, यूनिक होगा। हमने क्या बताया, डेटाबेस क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जिसमें आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्या कर सकते हो, डाटा स्टोर कर सकते हो। अब उस डाटा को ऑर्गेनाइज करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है रिलेशनल डाटा मॉडल। ठीक है, डाटा मॉडल क्या है, किस तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाए किसी डेटाबेस में। तो एक तरीका क्या है, रिलेशनल डाटा मॉडल का तरीका है। रिलेशनल डाटा मॉडल में क्या होता है कि डाटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर, उन टेबल्स में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के जो नेम्स होते हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं, और जो मल्टीपल टेबल्स होती है उस डेटाबेस में, उन टेबल्स में हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट रिलेशंस इन अ डेटाबेस आर नॉट डिपेंडेंट टेबल्स। क्या कह रहा है कि यहाँ जो हम टेबल्स की बात कर रहे हैं ना, देखो टेबल्स को रिलेशंस कहते हैं, डेटाबेस में वो क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट टेबल्स नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग नहीं है, वो क्या है, एसोसिएटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई। एग्जाम्पल के लिए लिया, रिलेशन अटेंडेंस है which links it with corresponding student report in relation, कि हम फिगर के थ्रू देखते हैं कैसे जुड़ी हुई है, आगे आएगी। अ, ये है देखो, ठीक है, गार्जियन, स्टूडेंट एंड, तीन टेबल्स हैं आपके पास। अभी टेबल्स में देखो, ये जो गार्जियन की डिटेल्स है, ये स्टूडेंट की डिटेल से जुड़ी हुई है, और जो अटेंडेंस की डिटेल है वो भी स्टूडेंट की डिटेल से जुड़ी हुई है। किसके थ्रू, ये जो गार्जियन आईडी थी, ये देखो यहाँ पे ओपन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो गार्जियन आईडी है, ये यहाँ पे भी है, और इस गार्जियन की आईडी की हेल्प से स्टूडेंट और गार्जियन टेबल्स क्या है, आपस में लिंक्ड है, जुड़ी हुई। उसी तरीके से स्टूडेंट और अटेंडेंस दो टेबल है, जो कि रोल नंबर जो आपका फील्ड है उससे लिंक है। तो ये है आपका रिलेशनल डाटा मॉडल। इसमें क्या है कि जो आपकी टेबल्स हैं, जो आपकी रिलेशन है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। जी, ठीक है? फिर आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो डीबीएमएस हमने पढ़ा। डीबीएमएस क्या था, सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, डेटाबेस को क्रिएट करता है, उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस, which acts as an interface between the database and the end user or application program। तो डीबीएमएस हमने पढ़ लिया। यह है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये भी डीबीएमएस ही होता है, बस वो वाला डीबीएमएस जो रिलेशनल डाटा मॉडल पे वर्क करता है, वो होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस is a database management system that is based on the relational model as introduced by DBA। तो बेसिक नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो किस पे बेस्ड है, रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड। तो अभी अभी हमने पढ़ा। Okay, so most important databases currently in use are based on जितने भी फेमस डेटाबेसेस आज अवेलेबल हैं आपके, वो भी डेटाबेस डीबीएमएस अब है आपके पास, वो लगभग सभी आपके किस पे बेस्ड है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल।
ये कुछ टर्म्स है बेटा जो आरडीबीएमएस में। सबसे पहला है कॉलम। हमने बताया कि डेटा किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होगा। रिलेशनल डेटा मॉडल है, उसमें डेटा आपका टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। और टेबल्स में क्या होते हैं, रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो पहला एट्रीब्यूट है, पहला जो टर्म है आपकी, पहले टर्म है एट्रीब्यूट, फील्ड या फिर कॉलम। तो तीनों एक ही नाम है, यानी कि कॉलम को ये एट्रीब्यूट कहते हैं, कॉलम को फील्ड। ठीक है, तो कह रहा है कि एक कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। कह रहा है कि कॉलम क्या है, सेट है किसका, डेटा वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो इन द टेबल। तो हम एक बार पीछे जाके वो एग्जांपल देखते हैं टेबल वाला, उससे आप थोड़ा सा समझ जाओगे। जैसे ये टेबल थी, तो इसमें रोल नंबर एक कॉलम है, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, और एक कॉलम है आपका गार्जियन आईडी। ठीक है, तो अब इस कॉलम में देखो, सारे के सारा जो डेटा अवेलेबल है ये एक ही टाइप का है। तो वही डेफिनेशन यही कह रही थी, वो फिर पर्टिकुलर सिंपल टाइप, एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा है पूरे कॉलम के अंदर। और क्या है ये, ग्रुप है, सेट है किसका, डेटा। यही थी उसकी डेफिनेशन। क्या कह रहा था, जो आपका कॉलम है वो सेट है किसका, डेटा वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। हर एक रो में कॉलम की एक वैल्यू होगी। So the column provides the structure according, कॉलम से मिलके तो रोज बनती है, तो वही कह रहा है द कॉलम प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर। कॉलम क्या करता है, तो कॉलम से आपको वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी रोज बनती है। ठीक है, सिंपली स्टेटेड द कॉलम्स ऑफ ए रिलेशन आर द एट्रीब्यूट which are also referred, जो कॉलम से आपके रिलेशन के एट्रीब्यूट से जिनको आप fields भी। नेक्स्ट बेटा आपके टपल या फिर रो को हम टपल भी कहते हैं या फिर रिकॉर्ड भी। A row, also called a record or tuple, represents a single data item in a table. तो जो टपल है या फिर रो है, वो क्या करती है, एक सिंगल डेटा आइटम जो है टेबल में उसको रिप्रेजेंट करती है। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा आइटम क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ डेटा आइटम, तो डेटा आइटम इज व्हाट द डेटा, डेटा आइटम क्या है, डेटा आइटम वो है जिसके बारे में डेटाबेस में डेटा स्टोर किया जा रहा है। जैसे अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ डेटा किसके बारे में स्टोर किया जा रहा है, यहाँ गार्जियन के बारे में। ठीक है, और यहाँ अटेंडेंस के बारे में। तो यहाँ पे डेटा आइटम क्या है, ये जितने भी डेटा आइटम, यहाँ पे जितने भी गार्जियन है ये डेटा आइटम है। तो एक रो है वो क्या है, रिकॉर्ड है किसका, एक पर्टिकुलर डेटा आइटम का। ये तो है अथर्व आहूजा का रिकॉर्ड है ये पहली वाली रो। सेकंड वाली रो आपका डेजी का रिकॉर्ड कंप्लीट। ठीक है, तो एक जो रो है आपकी वो क्या होती है, रिकॉर्ड होती है किसका, एक पर्टिकुलर डेटा। इन सिंपल टर्म्स द डेटाबेस consisting of rows and columns और fields। तो सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो डेटाबेस की टेबल में क्या होते हैं आपके, रोज एंड कॉलम्स। डेटाबेस सर्वर्स, बैंक का एग्जांपल लिया था हमने। आपको आपका अकाउंट दिखाई दे रहा है ना, अकाउंट में जो अमाउंट है वो शो हो रहा है, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, काफी सारे काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेट बैंकिंग। लेकिन एक्चुअल में तो वो डाटा कहीं स्टोर्ड है। फेसबुक का एग्जांपल लूं, फेसबुक आप चलाते हो तो फोटो पोस्ट कर सकते हो, आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, स्टेटस डाल सकते हो, काफी सारी चीजें होती है। बट एक्चुअल में जो वो डाटा है वो कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होता है आपका। जहां वो डाटा एक्चुअल में जाके स्टोर होता है उस कंप्यूटर को हम कहते हैं
डेटाबेस सर्वर। यूनिट 4 वेब एप्लीकेशंस में हमने पढ़ा था क्लाइंट सर्वर मॉडल। वहां हमने बताया था सर्वर्स क्या होते हैं। सर्वर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सर्वर्स लाइक मेल सर्वर, वेब सर्वर, फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर्स। वेब सर्वर्स जो वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, डेटाबेस सर्वर्स जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, मेल सर्वर्स जिनकी हेल्प से हम ईमेल्स करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस, एक्चुअल में डेटाबेसेस आपके स्टोर होते हैं, एंड रन ओनली द डीबीएमएस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, और सिर्फ डेटाबेस से रिलेटेड जो आपके सॉफ्टवेयर है वही रन करते हैं। आइटम हमने बता दिया। व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू क्या है? वो एक्चुअल डेटा जो किसी भी पर्टिकुलर स्टोर करते हो, दैट इज वैल्यू। जैसे स्टूडेंट टेबल की बात करें तो स्टूडेंट नेम वाले फील्ड के अंदर जो स्टूडेंट का नाम है वो क्या है? वैल्यू। फिर है बेटा 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल को ही हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। ये ध्यान रखनी है, टर्म्स आपको याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हो। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? फील्ड। फील्ड का मतलब कॉलम। कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट एक ही बात है। ऐसे ही रो, टपल और रिकॉर्ड एक ही बात है। रिलेशन और टेबल एक ही बात है। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिलेशन। टेबल्स की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट है किसके बारे में? एट्रीब्यूट के बारे में, कॉलम्स के बारे में। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ईच एट्रीब्यूट इन रिलेशन हैज ए यूनिक। जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके, सबका एक यूनिक नाम होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी कॉलम सेम नेम से नहीं हो सकता, वो कॉलम का नाम सेम नहीं हो सकता। सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन, सीक्वेंस है वो इमेटीरियल यानी कि मायने नहीं रखता। किसी भी सीक्वेंस में उन कॉलम सीक्वेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। प्रॉपर्टी 2 है आपकी रोज के बारे में या फिर टपल्स के बारे में। उसके बाद ईच टपल इन रिलेशन इज डिस्टिंक्ट। जितने भी रोज हैं आपकी टेबल के अंदर, सब की सब क्या होंगी? आपकी डिस्टिंक्ट होंगी, यानी कि यूनिक होंगी। रिकॉर्ड यूनिकनेस आगे आपका टॉपिक आएगा क्या होती है, उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। सीक्वेंस ऑफ टपल्स इन रिलेशन इज इमेटीरियल। रोज का जो सीक्वेंस है वो भी इमेटीरियल है, यानी कि कोई मायने नहीं रखता। किसी भी सीक्वेंस में रोज को आप अरेंज। प्रॉपर्टी थर्ड है आपकी स्टेट ऑफ ए रिलेशन, यानी कि टेबल की जो स्टेट है उसके बारे में। ऑल डेटा वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन। यानी कि जितनी भी डेटा वैल्यूज है किसी फील्ड में, किसी एट्रीब्यूट में, या कहीं कि किसी कॉलम में, वो सारी की सारी सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे रोल नंबर कॉलम है आपका, और रोल नंबर में अगर आप न्यूमेरिक रोल नंबर दे रहे हो तो सारे के सारे क्या होंगे? न्यूमेरिक ही होंगे। ठीक है, डाटा टाइप भी आगे हम पढ़ेंगे, वहाँ ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। जितनी भी डेटा वैल्यूज है जो एक एट्रीब्यूट से एसोसिएटेड है वो क्या होनी चाहिए? एटॉमिक, यानी कि फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते आप, तोड़ नहीं सकते आप। नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यूज इन। कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी कॉलम, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज नहीं होगी, सिंगल वैल्यू होगी एक कॉलम के अंदर। रोल नंबर कॉलम में 1,3 नहीं कर सकते आप, सिर्फ 1 ही रहेगा या सिर्फ 3 ही रहेगा। मोबाइल नंबर का कॉलम है तो वहां पे 3 मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते, एक ही डाल सकते हो। अल्टरनेट नंबर के लिए कॉलम क्रिएट कर सकते हो, एक में दो नंबर नहीं डालोगे। A special value null is used to represent applicable to certain। क्या कह रहा है कि आप किसी भी फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ोगे, आपको ब्लैंक चाहिए है तो वहां पे भी आप वैल्यू डालोगे, और वैल्यू क्या होगी? नल। एक स्पेशल वैल्यू, दैट इज नल। नल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है? ब्लैंक है। ठीक है?
की कंसेप्ट्स इन डीबीएमएस, डेटाबेस स्कीमा एंड डेटा कंस्ट्रेंट। स्कीमा का मतलब है बेटा, डेटाबेस स्कीमा इज द डिजाइन ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस का डिजाइन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं डेटाबेस का स्कीमा। इट इज द स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस। स्ट्रक्चर में क्या क्या, उसके फील्ड्स, जो उसके कॉलम थे, उनके नेम्स आ गए, ठीक है, किस टाइप का डेटा होगा वो आ गए, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स आपने लगाए हैं वो आ गए, रिलेशनशिप्स क्या क्या डिफाइन किए आपने, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है, आपकी डेटाबेस स्कीमा में आ जाती है। फिर है आपका डेटा कंस्ट्रेंट। डेटा कंस्ट्रेंट्स का मतलब है बेटा कंडीशन। हम क्या करते हैं कई बार डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए जो कॉलम्स बने हुए हैं आपके, उनके ऊपर कंडीशंस इंपोर्ट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस लगा देते हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर, ठीक है, या रोल नंबर आपका एक कॉलम है, तो वहां पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, यूनिक होंगी। क्यों? क्योंकि किसी भी बच्चे का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, मोबाइल नंबर भी सेम नहीं होगा, ठीक है। क्लास की बात करें, अगर दो बच्चे एक ही घर से आते तो मे भी नंबर सेम हो, लेकिन रोल नंबर तो सेम नहीं हो सकता, तो वहां पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी यूनिक, ठीक है, कि यानी कि दो बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं होगा, दैट इज कंस्ट्रेंट। मोबाइल नंबर पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी नोट नल, यानी कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर